नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजू हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजिया और आप मेरे साथ देख रहे हैं शिक्षक ग्रेड थर्ड टास्क आधारित टेस्ट सीरीज 1.0 के मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। L2 के आज के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनमें आपके परिमेय अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल घनमूल से संबंधित बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है? बंधु, वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है यह प्रश्न पूछा है। यह वास्तविक संख्या नहीं है, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। यह क्या है? काल्पनिक संख्या है। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल काल्पनिक होता है, आपको पता है, क्योंकि बंधु ये ऋणात्मक वास्तविक संख्या, इसका वर्गमूल अगर आप इसको चाहो तो 2 गुणा 2 लिख सकते हो। 2 गुणा क्या लिख सकते हो? 2। लेकिन बताओ इसका चिन्ह क्या रखूं मैं? चिन्ह इसका अगर माइनस का 1 के लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वर्गमूल सही नहीं निकलेगा, माइनस का 1 अंदर पड़ा रहेगा। 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2 आ गया, लेकिन अंडर में -1, इसको बोलते हैं आयोटा। और ये आयोटा अपने आप में एक क्या होता है? काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है, तो इमेजिनरी जो संख्याएं होती है उनमें ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल होता है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। ये रियल नंबर है क्योंकि ये अपने आप में एक पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय है। अपरिमेय है और अपरिमेय संख्याएं सारी की सारी वास्तविक होती है, काल्पनिक नहीं होती है। हाँ जी, ये भी अपने आप में क्या है? एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या भी अपने आप में क्या होती है? वास्तविक होती है। ठीक है, वास्तविक में परिमेय अपरिमेय होते हैं, काल्पनिक में परिमेय अपरिमेय नहीं होते। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी करनी है? करनी की खास बात क्या होती है बंधु? करनी की डेफिनेशन क्या होती है? करनी की डेफिनेशन इतनी सी होती है कि वैसे देखा जाए तो अपरिमेय संख्या करनी कहलाती है। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या होती है करनी, एक तरीके से अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या करनी होती है। जैसे अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी आती है? √2, √3, √10 से 25 का घनमूल, 25 का पूरा पूरा घनमूल नहीं निकलता है। तो बताओ बंधु, 121 तो परिमेय संख्या है, 11 इसका वर्गमूल आता है, इसका मतलब ये तो करनी नहीं है। ठीक है, ये भी करनी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, 13 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये करनी है। ये करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि बंधु 7 गुणा फिफ्थ रूट ऑफ 32, लेकिन 7 गुणा 32 की पावर 1/5 पड़ी जाती है। इसको आप समझना मेरे बंधु, 32 को हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं? 5, और ऊपर पावर कितनी है? 1/5। ये पावर से पावर अंदर बाहर मल्टीप्लाई होकर कट जाती है, तो ये 7 गुणा 2 बराबर कितना आ गया? 14। इसका मतलब ये भी करनी नहीं है, ध्यान रखना, करनी सिर्फ √13 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? मेरे बंधु, ऐसी संख्याओं में बड़ी छोटी संख्या निकालनी हो तो इनके ऊपर घातें देखो, इनमें सब में HCF क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर 50 आ रहा है। तो 50 तो रख लो साइड में और इसको ऐसे लिख दू, 3 की पावर है 4 की होल पावर 50, 50 × 4 200 हो जाता है। 4 की पावर 3 की होल पावर 50 लिख दूं, ये भी 150 हो जाएगा। और 5 की पावर 2 की होल पावर 50 लिख दूं, सब की ऊपर घातें सेम बनानी है और 26 की घात 50 है ही। ये 3 की घात 4 कितना होता है? 81 की घात 50, और 4 की घात 3 64 की घात 50, और 5 की घात 3 25 की घात 50, और 26 की घात 50। आपको बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या किससे आएगी मेरे बंधु? ये बताओ। बड़ी संख्या तो मेरे हिसाब से ये 81 की घात 50 ही है, यही बड़ी संख्या है। 81 सबकी घातें समान है, तो आधार जिसका बड़ा होगा वो मान भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये 81 की घात 50 है, वो 3 की घात कितने का मान है? 200 का मान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, m और n पूर्ण संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m की पावर n बराबर, m की पावर n बराबर है 121 को मैं 11 की पावर 2 लिख सकता हूं। और अब यहां से तुलना करूंगा तो n का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और m का मान कितना आ गया? 11 आ गया। और अब हमें पूछा क्या है? रिवर्स पूछेगा ये आपसे, n की पावर m करेगा, n है 2 और 2 की पावर 11। मेरे बंधु 2 की पावर 10 का मान कितना होता है?
2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 10 का मान 1024 को 2 से गुणा कर ले 2048 आ जाएगा। 2 की पावर 11 का मान तो याद होना ही चाहिए स्टूडेंट को, सॉरी 2048 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो बंधु, थोड़ा सा सीरियस प्रश्न है। ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इसको मैं x की पावर 3/2 लिख दूं और इधर वाले को x की पावर 3/2 को गुणा करना है x से, तो 3x बटा कितना आ जाएगा 2। अब आधार समान है तो घातों को समान कर दो आप। तो आधार समान x समान है तो घातों को समान कर दो। x की पावर 3/2 है ना, इसी को आप कर दो 3x बटा 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से 3x बटा 2 के बराबर कर दिया। अब मैं बंधु इसको थोड़ा सा चेंज करूं, इसको मैं लिख दूं x की पावर है 3/2 और ये x नीचे आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 3/2। ध्यान से देखो केयरफुली, x की पावर 3/2 तो पढ़ाई है, ये नीचे वाला x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 समझी जाएगी, बराबर 3/2 है। ठीक बात है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो x की पावर 3/2 में से 1 घटेगा, बराबर 3/2 पढ़ाई है। ठीक है, 3/2 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा x की पावर 3 में से 2 घटेगा तो 1/2, 1/2 बराबर 3/2 आ गया। ओके, हाँ जी। अब दोनों तरफ अगर मैं वर्ग कर दूं, वर्ग करूंगा तो मेरे बंधु बता, ये तो कट जाएगा x बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 बट्टे कितना आ जाएगा इसका 4। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सबकी थीम एक ही है, बातें एक ही है, घातांक करनी, वर्गमूल, घनमूल, ये थोड़े मिक्सअप भी चलते हैं अपने आप में। ठीक है, हाँ जी। तो बात ये है मेरे पास में 3 की पावर m स्क्वायर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूं। 3 की पावर, भाग का मतलब इसमें भाग लगेगा, m गुणा 2 कितना होगा 2m। कोष्टक के अंदर और बाहर घातें हमेशा क्या होती गुणा। ऊपर पावर कितनी लगा रखी है बंदे ने 1/m, बराबर इधर 81 को 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं 4। 81 को 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं 4। ओके, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 की पावर m स्क्वायर तो है ही है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 2m किसका होगा माइनस का, और ऊपर पावर पूरे के कितनी लगी हुई है 1/m, बराबर कितना 3 की पावर 4। अब बंधु आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, तो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m, m स्क्वायर माइनस 2m 1 में m, बराबर कितना 3 की पावर 4। अभी मैं अल्टीमेटली इतना बता सकता हूं आपको कि कोष्टक के अंदर और बाहर की घातें गुणा होगी तो 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 2m बट्टे m आ जाएगा, बराबर 3 की पावर कितनी है 4। आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती है, तो ये m स्क्वायर माइनस 2m बट्टा m बराबर 4 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, उधर है m स्क्वायर माइनस 2m बराबर कितना m 4m, 4m में 2 जोड़ोगे तो ये 6m हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है तो वह किस प्रकार की संख्या होती है, जरा बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। बंधु वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, वास्तविक संख्याएं जो होती है, वास्तविक संख्याएं जो होती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या में परिमेय और एक होती है अपरिमेय। एक होती है क्या परिमेय रेशनल और एक होती है अपरिमेय। एक क्या होती है अपरिमेय। अब सुनना, संख्या के दशमलव प्रसार के आधार पर इनका डिसीजन होता है। कैसे होता है सुनना, दशमलव होते हैं, दशमलव 2 प्रकार का होता है। एक दशमलव ऐसा होता है जो शांत होता है, क्या होता है शांत होता है, और एक दशमलव ऐसा होता है जो क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अशांत होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसको अन्वसानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अन्वसानी बोलते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये खुद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अन्वसानी भी बोलते हैं इनको, एक होते हैं पुनरावर्ती युक्त होते हैं। एक तो पुनरावर्ती युक्त होते हैं और एक पुनरावर्ती रहित होते हैं।
पुनरावर्ती रहित जो होते हैं, अब इनके एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं दूंगा मैं, पुनरावर्ती रहित जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, और पुनरावर्ती युक्त जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। सब कुछ प्रयास एजू हब के एप्लीकेशन पर वीडियो पड़ा है, आराम से देख सकते हो आप, ठीक है। पूरा कंप्लीट स्टडी करनी है तो कंप्लीट अभी स्टडी करेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा, ओके। और अपना ये टारगेट नहीं है कि लंबा इसको ले जाएं, ओके। हाँ जी, तो बताओ बंधु, यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अन्वसानी अन्वसानी अनावर्ती अनावर्ती ये रहा पुनरावर्ती रहित है। पुनरावर्ती रहित होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ये बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बंधु घात को व्यवस्थित करवा रहा है। हाँ जी, घात को व्यवस्थित करवा रहा है, बहुत ही गजब का प्रश्न है। देखो कैसे करेंगे, कुछ चीजें शॉर्ट में करनी पड़ेगी वरना बोर्ड पूरा भर जाएगा और तब तक भी सॉल्यूशन इसका नहीं हो पाएगा, ओके। तो कुछ चीजें मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं। इस 9 को 3 की पावर 2 लिख लेता हूं, 9 को 3 की पावर 2 लिख लेता हूं। ये 2 पावर किससे गुणा होगी, r प्लस 1/4 से होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो पावर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है अंदर बाहर, तो 3 की पावर 2 है, 2 अंदर गुणा होगी। मेरे बंधु इस 3 का अंडर रूट है, इस 3 का अंडर रूट है गुणा में 3 का अंडर रूट का मतलब 3 की पावर कितनी है, 1/2। इस 3 की पावर 1/2, इस 3 की पावर ऑलरेडी -r है, -r की पावर 1/2 लगेगी, ठीक है। अंडर रूट है इसलिए लगेगी, और इस पूरे के बंधु 1 क्या लगेगी, r। ये अच्छा प्रश्न है, लेंथी है, लंबा है, कैलकुलेशन बढ़ाएगा। जितनी इजी कर सको कर सकते हो, मैं समझाने के लिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे। ये अंदर 3 की पावर 1 समझी जाएगी, ये वाली, ये 3 की पावर -r की, 3 की पावर मेरे बंधु -r की, 3 की पावर -r की 1/2 है। लेकिन अभी भी क्या कौन सा शांत हो रहा है, ऊपर कितनी है 1/r बराबर क्या लिख रखा है m, ओके। अब मैं कैलकुलेशन को कुछ शॉर्ट कर देता हूं वरना तो ये रायता फैलेगा। लो बंधु एक बार तो समझ लीजिएगा, यार r लिख दिया क्या मैंने एक जगह, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये r नहीं है, ये तो 3 ही है, ओके। हाँ जी, ये तो 3 ही है, चलो ठीक है। अब एक बार कैलकुलेशन में एक स्टेप और लिख लेता हूं मैं। इनकी सबकी आधार समान है तो घाते जोड़ देता हूं। तो 3 की पावर, सुनना मेरी बात, 3 की पावर 2r, कितनी 2r प्लस से ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा होगा तो 1/2, और प्लस ऑलरेडी कितना पड़ा है 1/2। हाँ जी, माइनस से r/2, माइनस कितना r/2। ये लो, ये 3 की पावर हो गई, और पूरे की पावर कितनी पड़ी है 1 कितनी r, ओके। नीचे कितना पड़ा है, नीचे आपके पास में पड़ा है 3 की पावर है 1 माइनस से r/2, 1 माइनस r/2, ओके। ये घात तो है ही है, और ऊपर घात कितनी लगी हुई है 1/r बराबर कितना है m। हाँ जी, ये घाते जोड़ लो, ऊपर शॉर्ट हो जाएगा, 3 की सेम, एक ही अकेला आ जाएगा। तो ये घाते जोड़ लू मेरे बंधु, सुने 2r में से r/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा ये बताना। 2r में से r/2 घटाएंगे तो आधा घटा रहा हूं मैं 2r में से, तो 3/2r तो बचेगा, कितना बचेगा, या फिर 2r को 2 से गुणा कर लो, 4r में से r घटाओ 3r/2 तो 3 की पावर 3r/2 प्लस से आधा, और आधा कितना होता है 1, ओके। ऊपर पावर कितनी है 1/r, नीचे कितनी है, ये तो बंधु पढ़ा रहने दे इसको तो, ठीक है। तो 3 की पावर 1 माइनस से r/2 की पावर कितनी है 1/r बराबर कितना है m, ओके। अंदर इस r को घुसा दो आप, ठीक है, अंदर r को घुसाओ। तो r को घुसाओगे तो एक तो बनेगा मेरे बंधु 3 की पावर 3/2, 3 की पावर दैट इंप्लाइज 3/2, 3 की पावर 3/2 क्यों बचेगा, क्योंकि r अंदर आ रहा है ना, ठीक है, प्लस से, और ये 1 कितना आ जाएगा r, ठीक है, आ जाएगा अपॉन में नीचे। ये नीचे वाले को ऊपर ले जाऊं या पहले यहां सोल्व कर लेता हूं, चलो। ये अंदर घुसेगा तो 3 की पावर है 1/r तो आएगा ही माइनस से, ये 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ओके। तो 1/2, तो 1/r 1 से गुणा होगा तो 1/r ही आएगा, माइनस r से r कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, बराबर m है, ओके। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, नीचे वाला जब मामला ऊपर जाएगा अपना चिन्ह चेंज करेगा, तो बंधु बता 3 की पावर 3/2 प्लस 1/2, 1/r प्लस 1/r, ओके। ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो यार इसको सीधा जोड़ देता हूं घातों को, ये माइनस की 1/r आएगी,
माइनस की 1/r चिन्ह चेंज करेंगे और ये प्लस का 1/2 बनेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ऑलरेडी हमारे पास में m है। 1/r से 1/r तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। m का मान पूछा है मेरे बंधु 3 की पावर, ये 2 लघुत्तम ले लिया तो 3 और 1 4/2 कितना होता है, 4/2 2 होता है और 4/2 2 होता है, तो ये बंधु m का मान ऑलरेडी आपके पास में कितना आ गया, 9। तो m का मान यहां से आपने 9 निकाल लिया और 9 का मतलब ही क्या होता है, 3 की पावर कितनी होती है, 2। 3 की पावर 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, ये भी ठीक पीछे वाला प्रश्न जैसा ही है। लो भाई, इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 1 गुणा, इस 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 1/2 गुणा, इस 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3 बट्टे में इसको क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर -3/2। नीचे आएगा तो चिन्ह चेंज थोड़ी करेगा, ये तो भाग की बदौलत आ रहा है नीचे, बराबर 5 की पावर a+2 आ गया। ओके, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा, नो डाउट। तो एक घात पहले से है प्लस है, 1/2 + 3, ये माइनस वाला ऊपर जाएगा तो किसका रहेगा, प्लस का रहेगा, 3/2। ओके, हाँ जी, तो बताओ बराबर कितना आ गया, 5 की घात a+2। आधार समान है तो घातों को बराबर करो ना, तो 1 + a, 1/2 + a, 3 + a, 3/2 बराबर है a+2। ले बता मुझे यहां से, ये हो गया 3 और 1 4/2 आ गया, इनका लघुत्तम 4/2 2 होता है, तो ये तो हो गया 4 + a, 4/2 का मतलब 2 बराबर a+2, 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया, 4। और a बराबर 4 कौन से ऑप्शन में है, a ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है, बस यहां पे घातें व्यवस्थित करनी पड़ेगी। मेरे बंधु मैं जानता हूं कि 243 से 3 की पावर 5 होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कितनी है, n/5। ओके, हाँ जी, गुणा 3 की पावर 2n+1, 2n+1 अपॉन में 3 की पावर 2 है, ऊपर n है तो मल्टीप्लाई करो ना सीधा ही, इंटू 3 की पावर n-1 है। ओके, हाँ जी, लो भाई अब बताओ मुझे यहां से, ये 3 की पावर कितनी हो गई, n, 5 से 5 कट गया, इंटू ये 3 की पावर 2n+1 हो गई। ओके, इंटू ये 3 की पावर -2n हो गई, इंटू ये 3 की पावर -n+1 हो गई। आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, n + a, 2n+1 -a, 2n -n+1, ये 2n से 2n गया और n से n गया, ये बच गया आपके पास में 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 ही कितना होता है, 9, और ये राइट आंसर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। मेरे बंधु ऐसा कहते हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो कभी अपरिमेय आता है तो कभी परिमेय आता है, तो कभी क्या आता है, परिमेय आता है, दोनों केस बनते हैं। ओके, कब कब परिमेय और कब कब अपरिमेय, जब 3 को अपन गुणा करें √5 से तो 3√5 क्या आ गई, अपरिमेय, और जब 0 से गुणा करें √7 को तो 0 क्या आ गई, परिमेय। लेकिन अगला कह रहा है अशून्य परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से, ये 0 नहीं हो सकती, ये क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय, हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय लाने के लिए उसको 0 चाहिए, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, फिर वही बात, घातांक करने का प्रश्न, व्यवस्थित करने का, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की घातें क्या होती है, गुणा, तो √2 की पावर, √2 गुणा √2 कितना हो गया, 2 बराबर 2 की पावर कितनी, x। मेरे बंधु √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 बराबर 2 की पावर कितनी, x। इसको मैं मान लूं 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर x, देन यहां से x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, राइट आंसर कौन सा हो गया, C हो गया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये किसके बराबर है, पॉइंट हटा देता हूं इसका, मैं पहले तो पॉइंट हटा देता हूं, तो ये 95 × 85/17 × 19, नीचे से कितने अंकों बाद में पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 1 के आगे
6 जीरो लगाने पड़ेंगे। नीचे ऊपर से 3 और एक 4 अंकों बाद में है तो 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 19 5 95, 17 5 85, 17 5 85, 19 5 95 इंटू 100। ये बताओ 5 और इसका 10, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इसको गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। हां जी, ये 33 275 के अभाज्य गुणनखंड करो आप तो। 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25 और 5 5 25, फिर 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5, 11 का भाग 121 बार और 11 का भाग 11 बार और 11 का भाग कितनी बार? एक बार। इट मीन्स ये तो पूरा पूरा जोड़ा है, इसको एक कमी खल रही है किसकी? 5 की। तो कम से कम आप 5 से गुणा करो ताकि ये 3 3 के पूरे जोड़े बन जाए और राइट आंसर 5 आ जाएगा। ये लो साहब, पहले अंडर एक्स वर्गमूल निकालना है, घातांक करनी, सब मिक्सअप में है। हाँ जी, x बराबर 7 माइनस 4 अंडर 3 है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसको ऐसे लिख दूं, 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। 1 2 अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा, 2 गुणा 2, 2 रख लिया और 2 को अंदर भेजा तो 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। हाँ जी, अब मैं अगर दोनों तरफ वर्गमूल लगाऊं, दोनों तरफ क्या लगाऊं? वर्गमूल, तो एक ही बात आती है कि ऐसे सिचुएशन में इसके टुकड़े करो, 4 व 3 कर लो, जोड़ने पर 7 आ जाएगा और गुणा करने पर 4 3 कितना आ जाएगा? 12। अंडर लगा दो बस दोनों के, यही, और इससे एक सर्व समीका बन जाएगी, अंडर एक्स बराबर अंडर 4 का स्क्वायर प्लस अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर 4 इंटू अंडर 3। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बन गया क्या साहब? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये तो। अंडर 4 प्लस से, सॉरी माइनस से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर 3 का होल स्क्वायर से अंडर कट गया और ये अंडर एक्स का मान आ गया अंडर 4 माइनस अंडर 3। एक मान तो ये आ गया, 1 अपॉन अंडर एक्स का मान कितना आएगा? 1 अपॉन अंडर 4 माइनस अंडर 3 है। इसको इसके विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर 4 प्लस अंडर 3 अपॉन में अंडर 4 प्लस अंडर 3। नीचे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सा सूत्र बन रहा है। तो बताओ, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर 4 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 घटाया 1 बचा। इसका मतलब 1 अपॉन अंडर एक्स का मान आ गया अंडर 4 प्लस अंडर 3। अब आपको किसका मान चाहिए, उसके लिए आप काम करें। आपको मान चाहिए अंडर एक्स से प्लस 1 बटा अंडर एक्स का मान। अंडर एक्स का खुद का मान कितना है? यह है अंडर 4 माइनस अंडर 3। 1 बटा अंडर एक्स का है अंडर 4 प्लस 1 बटा अंडर 3। अंडर 3 से अंडर 3 कट गया और ये अंडर 4 का मान आता है 2 और उसका भी मान 2। ऑलरेडी आंसर कितना आ गया? 4। राइट आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती, गलत बात। केवल एक परिमेय संख्या होती है, गलत बात। अनंत परिमेय संख्याएं होती है, सही बात है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर ले लो आप, 0 है, ये 1 है और ये 2 है, इनके बीच में न जाने कितने मान होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है तो 81 का वर्गमूल इधर से चलाओ, इसको अंडर में 220 प्लस अंडर में 21 प्लस अंडर में 4 प्लस अंडर में 135 प्लस 81 का वर्गमूल कितना? 9। 135 में 9 जोड़ोगे 144 आएगा मेरे ख्याल से। तो 220 प्लस अंडर में 21 प्लस अंडर में 4 प्लस 144 का वर्गमूल 12 होता है। फिर बताओ भाई,
220 प्लस अंडर रूट में 21 प्लस 12 और 4 16 का 4 आ गया। ओके, आगे अंडर रूट में 220 प्लस 21 और 4 कितना होता है 25, 25 का कितना 5, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक संख्या को करनी कब कहा जाता है, करनी क्या होती है, पहले भी बता दिया ये प्रश्न। जब वह एक परिमेय संख्या हो, करनी अपरिमेय संख्या होती है साहब। जब वह एक अपरिमेय संख्या हो, बिल्कुल सही बात है, उसे nth रूट ऑफ ए के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ए एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल ये बात सही है, लिखा जा सकता है इसे। जैसे अगर मान लो कि आपके पास में ये n लिखा हुआ है और ये a लिखा हुआ है, इनके वैल्यू ले लेता हूं कि ये अगर आपके पास में 3 है और इसका मान 10 है, तो ये क्या है, करनी है। क्या है, करनी है, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय है, ठीक है। बट आपको मैं बता दूं, ऐसे मत लिख देना कि सर आप स्क्वायर रूट लगा लो और एक परिमेय संख्या है, तो ए तो परिमेय संख्या 25 है, 25 लिख दी स्क्वायर रूट। यहां पे इसका मान करनी नहीं है, क्या नहीं है, करनी नहीं है, क्योंकि इसके लिए रीजन क्या आ गया, परिमेय संख्याएं करनी नहीं होती है, अपरिमेय संख्या करनी होती है, और उसको इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन। इसका मतलब राइट आंसर भी, जब वह पूर्ण वर्ग संख्या हो ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ जी, अगला क्या है, सेम टू सेम वही प्रश्न है। ये 4 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा मेरे बंधु, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, और एक 2 को अंदर भेज दूं मैं, चलो इसको छोड़ो, इस 4 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2, एक 2 को रख लूं, बाकी को अंदर भेज दूं मैं। तो बताओ बंधु, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस ये 3 प्लस 8 अंडर रूट में, इसको लिख दूं 7 प्लस 2 अंडर रूट 4 बन के जाएगा 4 गुणा 3। इसका तो टुकड़ा वही होगा, चिन्ह प्लस का आएगा और सेम टुकड़ा होगा, अभी अभी किया था हमने। तो माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में ये हो गया 3 प्लस 8 गुणा, ये बताओ कितना देगा, ये देगा 4 और 3 का जोड़ा होगा, चिन्ह प्लस का आएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2 प्लस से अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका होगा माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट में ये 8 दूनी 16 और 3 कितना 19, और प्लस का ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 3। 8 को हम फिर 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, लेकिन 4 16 बन के अंदर जाएगा, 4 अगर 16 बन के अंदर जाएगा तो सुनना मेरी बात, 4 16 बन के अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट में 19 प्लस से 2 अंडर रूट 16 गुणा 3, ठीक है। हाँ जी, इसके फिर टुकड़े कर लूं मैं, अंडर रूट का 16 और अंडर रूट का कितना 3, जोड़ेंगे तो 19, गुणा करेंगे तो 48। ओके, इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3 से प्लस अंडर रूट 3 कट गया। ये लो, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा 2। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, बंधु ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर जरूर है, और इजी गोइंग अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 64009 लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बना लो। लास्ट के 2 अंकों का जोड़ा बनाया और 9 इकाई का अंक है, तो वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 3 होगा या क्या होगा 7। अब जो बच गई संख्या वो कौन सी संख्या के वर्ग के नजदीक है ये देखना है। तो ये 640 कौन सी संख्या के वर्ग के नजदीक है, 25 का 625 होता है और 26 का 676 होता है, तो 25 ठीक बात है, तो 25 ठीक है, लेकिन 25 को अगली संख्या से गुणा करना, 25 गुणा 26, 25 है 150 होता है, 150 का 0, 25 दूनी 50 से 60 65, 650 से ये मान क्या है छोटा, और ये मान जब जब छोटा होता है तब तब उत्तर कौन सा होता है छोटे वाला, 253 आएगा। तो मैं 253 लिख दूंगा इसकी जगह, तो 253, और मुझे ये पता है कि ये किसी न किसी संख्या का घन है, और घन भी निकालना पड़ेगा, घनमूल निकालना पड़ेगा किसका 4913 का। मेरे बंधु घनमूल में 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, कितने अंकों का 3 अंकों का, 3 इकाई का अंक है तो घनमूल में इकाई का अंक 7 होगा, और ये कौन सी संख्या के घन के नजदीक है 1 है, तो इसका घनमूल आएगा कितना 17। ओके,
अगेन और घनमूल पूछ रहा है। घनमूल निकालना तो बहुत आसान है। घनमूल निकालना है, किसका घनमूल निकालना है? 5832। लास्ट के 3 अंकों का जोड़ा बना लो। 2 है तो घनमूल में इकाई का अंक 8 है, घनमूल में 1 है तो 1 है, 2 है तो 8 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 3 है, 8 है तो 2 है, 9 है तो 9 है, घनमूल में इकाई का अंक है। ओके, 5 है तो इकाई का अंक, यहाँ पे दाई का अंक कितना? 1। ये आ जाएगा मेरे बंधु 18। ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा? 270/18। 9 का भाग 30 बार, 9 का भाग 2 बार, उत्तर ही कितना आ गया? 15 आ गया हमारे पास में। ठीक बात है दोस्तों, उत्तर कितना आ गया इसका? 15 आ गया। नेक्स्ट इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है, गलत कथन जो सत्य नहीं है, जो क्या नहीं है? सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब क्या है? असत्य है। सत्य नहीं है तो असत्य। कई बच्चों के कंफ्यूज होता है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है तो असत्य नहीं है, असत्य। एक समसंख्या का घन भी समसंख्या ही होता है, ये बात क्या है? सत्य है। समसंख्या का घन सम ही होता है। जैसे 2 की क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। जैसे बंधु 4 की क्यूब 4 चौक 16, 16 चौके 64। जैसे 8 की क्यूब 512, 6 की क्यूब 216। ये बात सत्य है। एक विषम प्राकृत संख्या का घन भी विषम ही होता है, बिल्कुल। 1 का घन 1, 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343, ऐसे घन 9 का घन 729, बिल्कुल। ये बात भी क्या है? सत्य है। ऋणात्मक संख्या का घनमूल वास्तविक संख्या होती है, ये बात भी सत्य है। ऋणात्मक संख्या का घनमूल वास्तविक संख्या होती है। मैं इसको प्रूव करवा देता हूं आपको। ऋणात्मक संख्या का घनमूल वास्तविक संख्या, जैसे घनमूल में आपको -7 दे रखा है मेरे बंधु, घनमूल में तो ये 7 को तो पटक दो और इसको -1 गुणा -1 गुणा -1 लिख दो 3 बार। ये -1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि घनमूल में 3 एक जैसे जोड़ों में से एक जोड़ा बाहर निकल जाता है, तो घनमूल ऑफ 7 ये अपने आप में क्या है? वास्तविक है। ऋणात्मक वास्तविक संख्या का घनमूल भी वास्तविक होता है, सत्य है। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में क्या हो जाएगा? असत्य। अब इसको असत्य साबित करना पड़ेगा अपन को। करते हैं इसको कि ऋणात्मक वास्तविक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक, इमेजिनरी होगी। क्या होगी? इमेजिनरी होगी। कैसे होगी? काल्पनिक। जैसे मान लो अभी पहले भी चर्चा हुई थी, माइनस का √25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा -1, तो ये आ जाएगा 5 अंडर में -1। यही तो होता है इमेजिनरी। तो वास्तविक नहीं, काल्पनिक होता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, घन संख्या के घनमूल में इकाई का अंक। अभी अभी मैंने बताए थे, एक 0 है तो घनमूल में 0 ही होगा। 0 है पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट। पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पूर्ण घन संख्या का यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है। घनमूल लेने पर 0 वाले में 0, 1 वाले में 1, 2 वाले में 8 और 3 वाले में 7, 4 वाले में 4, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6, 7 वाले में 3, 8 वाले में 2 और 9 वाले में कितना होता है? 9। तो पूर्ण घन संख्या 4096 के घनमूल में 6 है तो घनमूल में भी क्या होगा? 6 ही होगा। 6 है तो डेफिनेटली घनमूल में भी कितना होगा? 6 ही होगा। 6 के लिए 6 ही होगा। ठीक है, हाँ जी। घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? ये घनमूल के अंकों का योग नहीं पूछा। 1 से 100 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके अंकों को पलटकर पुनः मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए? बंधु, 2 अंकीय संख्या होती है ना, उसका प्रारूप होता है 10x + y। जैसे 56 को 10 गुणा 5 + 6 लिख सकते हैं, जैसे 72 को 10 गुणा 7 + 2 लिख सकते हैं, जैसे 41 को 10 गुणा 4 + 1 लिख सकते हैं। तो 10x + y लिख सकते हैं। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को पलटोगे तो वो yx बनेगी और ये बनेगी 10y + इकाई का अंक कितना? x। अगर मैं इनको जोड़ दूं, अगर मैं इनको क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो मेरे बंधु बताना मुझे यहां पे इनका योग कितना आएगा? 10x + y +
10y प्लस एक्स, ये अल्टीमेटली मेरे पास में आ जाएगा 11x प्लस 11y। 11x प्लस कितना y, 11। 11 को कॉमन ले लेता हूं, x प्लस वाई आ गया। इसका मतलब अंक ऐसे होने चाहिए, अंक ऐसे होने चाहिए कि उनका योग क्या आ जाए, 11 आ जाए। इनका योग 11 आ गया, योग 11 होगा, योग 11 होगा, तभी तभी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। योग 11 होगा तभी पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि 11 पहले से पढ़ा है और पूर्ण वर्ग संख्याओं के दो समान फैक्टर होते हैं। तो योग 11 कब कब हो सकता है बंधु, 1 और 9 से नहीं होगा, 2 और 9 से होगा, 3 और 8 से होगा, 4 और 7 से होगा, 5 और 6 से होगा। इसका मतलब x और y क्या है, उस संख्या के अंक हैं। तो वो संख्या क्या हो सकती है, संख्या क्या हो सकती है, संख्या के अंक है। वो संख्या 29 हो सकती है, वो संख्या 38 हो सकती है, वो संख्या 47 हो सकती है, और वो संख्या 56 हो सकती है। इतना ही क्यों, वो संख्या 92 भी हो सकती है, वो संख्या 83 भी हो सकती है, वो संख्या 74 भी, वो संख्या 56 भी, 65 भी हो सकती है। किसी भी संख्या को उठा के उसके अंकों को जोड़ लो आप, किसी भी संख्या के, जैसे 92 है तो 92 के उलट के 29 बना के जोड़ लो आप। 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 12, 121, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और प्रूफ लेना चाहते हो आप तो 47 में 74 जोड़ लो, 7 और 4 11, 11 और 1 12, बिल्कुल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और प्रूफ लेना चाहते हो तो 56 में 65 जोड़ लो, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 121, पूर्ण वर्ग संख्या। तो ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएगी, 8 टोटल संख्याएं हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या के लिए वैसे तो देखो ऑफलाइन क्लासेस में सारी कुछ डिटेल कर रखी है, आपको बार बार लिखाऊंगा, ज्यादा लेंथी जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का एक तो बता दूं, पूर्ण वर्ग संख्या का जो चरम अंक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या का जो यूनिट डिजिट है, पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट है 2 3 7 8 नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या अंत में, शून्यों की संख्या अंत में सम होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के सॉरी किसके बारे में प्रॉपर्टीज बात कर रही है, पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम होगी। पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट में 5 होगा तो उससे पीछे 2 ही होगा। क्या होगा, 2 ही होगा। और इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 1 है, तो दहाई का अंक कभी भी विषम नहीं होगा। दहाई का अंक कभी भी विषम नहीं होगा। आने दो, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक क्या होता है, बीजांक होता है 1 4 7 9 होगा। बीजांक 1 4 7 9 ही होगा। चलो अप्लाई कर देते हैं। पूर्ण वर्ग निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक क्या नहीं होता, विषम नहीं होता। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये भी क्योंकि 5 के पीछे क्या नहीं होता, 0 नहीं होता। 5 के पीछे क्या होता है, 2 ही। इसका मतलब अल्टीमेटली राइट आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। क्या देखना है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, लो भाई स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लो, इजी प्रश्न है, बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताओ। देखो घनमूल पहले बताओ 1728 का घनमूल कितना होता है, 12 प्लस 52 आ गया प्लस, हाँ जी घनमूल एक को पढ़ा रहने दो, प्लस 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। हाँ जी ये 7 और 1 8, 8 का घनमूल कितना 2, 52 और ये 12 कितना 64, 64 का घनमूल कितना 4, 4 और 2 का योग कितना हो गया 6। इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके हाँ जी, इसको अपन को बराबर किसके लिख सकते हैं, आवर्ती दशमलव बार का गुणधर्म होता है 1 सही, जितने अंकों पर बार है उतने नीचे 9 लगा दो और क्या है 1 सही। 9 का भाग 3 बार और 9 का भाग 11 बार, 11 एकम 11 और 3 कितना 14/11 कौन से ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 7 की पावर x माइनस वाई बराबर 343।
7 की पावर x माइनस वाई बराबर 343। मुझे पता है 7 की पावर कितनी होती है, 3 होती है, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, तो ये 7 की पावर 3 है, तो यहां से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 3। एक समीकरण तो रेखिक समीकरण ये बन जाएगी। दूसरी समीकरण क्या है, ये बंधु 7 की पावर कितनी है, आप खुद बताएंगे 7 की पावर कितनी है मेरे बंधु, बता। 7 की पावर 3 का मान 343 होता है, 7 की पावर 3 का मान 343 होता है, तो 7 की पावर 4 का मान 7 तिये 21, 7 चौके 28 और 2 30, 7 तिये 21, 22 23 24 हो जाएगा, 2401। और 7 की पावर 5 का मान 7 0 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 16807। 7 की पावर कितनी हो गई, 5। इसका मतलब डेफिनेटली आप यहां ये बोल सकते हो कि 7 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 की पावर 5 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। दो समीकरणें बन गई मेरे बंधु, दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो। दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, और x इज इक्वल टू 4, देन आपके पास में यहां से y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 रखो, y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, कहीं भी रख दो, 4 रख दो x का मान। हाँ जी, हमें किसका मान पूछा है, हमें पूछा है x प्लस वाई, इट मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और 4 माइनस 1, y का मान 1 है ना, तो बताओ 5 की पावर 3 कितनी होती है, 125 होती है। राइट आंसर कौन सा है, ए। नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। एक बात बता देता हूं, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है, दो लगातार 7 गुणा 8 का गुणनफल है, 7 गुणा 8 का गुणनफल कितना होता है, 56। 56 में आप एक काम कर दो, 8 जोड़ दो, 56 में 8 जोड़ दो, 64 हो जाएगा, और 56 में से घटा दो कितना, 7 49 हो जाएगा। आप गौर करना चीज पे, फिर आऊंगा मैं। हाँ जी, 9 गुणा 10 है, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल है 90। 90 में एक काम करो यार, आप 90 में 10 जोड़ दो, 90 में 10 जोड़ोगे तो 100 आएगा, और 90 में से 9 घटा लो, 81 आएगा। मैं फिर पूछूंगा आपसे 2-3 एग्जाम्पल लेके। हाँ जी, 4 गुणा 5 कर लो आप, 20 आ गया। 20 में आप एक काम करो, 5 जोड़ो, क्या जोड़ो, 5 जोड़ो तो 25 आएगा, और 20 में से 5 घटाओ, सॉरी 5 क्यों घटाओ, 4 घटाओ, 16 आएगा। एक उदाहरण, लास्ट उदाहरण और दे रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, 8 गुणा 9 कर लो, 8 गुणा 9, 9 8 72, 72 में आप एक काम करो, 72 में आप 9 जोड़ दो, 72 में 9 जोड़ोगे 81, और 72 में से 8 घटाओगे तो बंधु कितना आएगा, 64। आप एक चीज, एक निष्कर्ष, एक नतीजे पर पहुंचो। देखें, दो लगातार संख्याओं का गुणनफल होता है, कम से कम क्या जोड़े बंधु, जोड़ने की बारी आती है तब छोटी संख्या, बड़ी संख्या जोड़नी चाहिए। क्या जोड़नी चाहिए, बड़ी संख्या ही जोड़ने पर पूर्ण वर्ग आते हैं बंधु, बड़ी संख्या। और कम से कम क्या घटाएं, तब छोटी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग आता है। तो कम से कम क्या जोड़ें, बड़ी संख्या जोड़ो तो पूर्ण वर्ग बनेगी। क्यों बड़ा प्रश्न करते हो, लेंथी नहीं है, नियम याद होना चाहिए। ओके, हाँ जी, ऐसे प्रश्नों को तो बाई ऑप्शन कर सकते हो आप, ऐसे प्रश्नों को तो बाई ऑप्शन कर लो मेरे बंधु, ज्यादा माथापची नहीं है। ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन कर लो। ये एक बार प्रश्न ऐसे भी दिया है मैंने, बाई ऑप्शंस करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अल्टरनेट तरीका भी मुझे पता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाई ऑप्शन कर लो मेरे बंधु। एक्स का मान, एक्स का मान आप रेंडमली रखो, कुछ भी, क्या दिक्कत है। एक्स का मान, एक्स के मान पूछा है, एक्स का मान एक काम करूं मैं 0 रखूं, एक्स का मान 0 रखूं, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। जैसे ही एक्स का मान 0 रखोगे आपके पास में ये समीकरण क्या बनेगी, 3 की पावर 1 माइनस से 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 1 का मान 3 माइनस 1 बराबर, किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है। 3 की पावर 3, 27 में से 9 घटाओ, यार ये 18 बराबर 2 होता है क्या, 2 बराबर नहीं होता 18, इसका मतलब गया पहला ऑप्शन। तो फिर एक काम करता हूं मैं, बहुत ही स्मार्टली वैल्यू रखना पड़ेगा। पुट एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 रखो आप, मैं 1 का नतीजा निकालता हूं। तो बताओ बंधु 1 रखेंगे तो बताओ बंधु यहां पे कितना आएगा, 3 की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना 3 माइनस 3 की पावर 1 रखोगे तो 1 आ गया बराबर
3 की पावर 1 रखोगे तो 4 आ गया, माइनस से 3 की पावर 2। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 27 में से 3 घटाया कितना 24। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 में से 9 घटाओ मेरे बंधु, आपके पास में कितना बचेगा ये सॉरी 72 बचेगा। कितना बचेगा 72। ये बराबर नहीं होता है, इसका मतलब एक भी नहीं होगा। एक नहीं होगा तो -1 तो डेफिनेटली होगा। अब अपन रखते हैं इसे x का मान, x का मान अपन क्या कर लेते हैं 2 रख लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 और x बराबर 2 रखोगे तो कौन सा संतुष्ट करेगा, 2 पर संतुष्ट कर गया तो वो उत्तर होगा, और 2 पर नहीं किया तो ये वाला होगा। तो बंधु 3 की पावर 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2। ये बात तो ट्रू है बंधु अपने आप में, ये बात तो ट्रू है, और ट्रू है तो 2 तो परफेक्टली सही है, और 2 परफेक्टली सही है तो डी उत्तर देने में हमें क्या दिक्कत है। ओके बाई ऑप्शन सेट कर दो ऐसे। हाँ जी, बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछिए मेरे बंधु। ये कितना है 4, कितना है 4, ये भी कितना है 4 और ये भी कितना है 4, 4 4 8 4 3 12, ये तो 12 आएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। ये है 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौके कितना 64। बड़ी संख्या पूछिए, ये 2 दूनी कितना होता है 4, तो 4 की पावर 2 के ऊपर 2 है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 4 और 4 चौके 16, 256। महत्तम मान पूछा है तो महत्तम मान तो सी होगा। ओके नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, इसका सही मान क्या है मेरे बंधु। एक बात बता, 64 की पावर 1/3 लगेगी और 10 की पावर -6 के भी 1/ कितनी लगेगी 3। 64 की पावर 3 1/3 कितना होता है 4 और 10 की पावर -6/3 -2, तो 4 गुणा -2, तो 4 गुणा 10 की पावर -2 कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अंडररूट में 5 प्लस है, घनमूल का चिन्ह है, ये अंदर लिखा हुआ है x बराबर 3, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा तो ये 5 प्लस है, घनमूल किसका x का बराबर 9, वर्ग किया है मैंने, इधर अंडररूट कट गया उधर 9, 5 घटा दो, घनमूल x का 5 घटाओगे 9 में से 4, घन करूंगा तो x बराबर 4 कुछ 16 64 है, 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन मेरे बंधु, ये 9/4 है, 9/4 को 2/3/2 तो लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर दोनों के एक साथ लगा दूं तो ऊपर x पड़ा है तो 2x हो जाएगा, इंटू 8 को 2 की पावर 3 और 27 को 2 की पावर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 3 और वो पावर 3 ऊपर गुणा होगी तो 3x - 3 बराबर 2/ कितना आ गया 3। ओके हाँ जी, इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये अपना चिन्ह चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, चिन्ह चेंज करेगा, क्योंकि ये 3 की पावर 2x नीचे आएगी तो माइनस की, 2 की पावर 2x ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो 2/3 करते ही ये अपना चिन्ह चेंज करेगा, -2x इंटू 2/3 की पावर 3x - 3 बराबर 2/3 की पावर कितनी 1। ये आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, 2/3 की पावर माइनस का 2x प्लस का 3x - 3 बराबर कितना 2/3 की पावर 1। हाँ जी, आधार समान है तो घाते भी समान होगी, तो माइनस का 2x प्लस का 3x -3 बराबर 1, ये प्लस का x बचेगा बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस का, और उत्तर आ जाएगा कितना 4। हाँ जी, नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो इस संख्या का मान पूछा है तो 19 बट्टा आपके पास में है 2 की पावर 8 है, उसको 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, इंटू 5 की पावर 6 बगल में पड़ी है मेरे बंधु। 19 बट्टा ये 2 की पावर 2 4 होती है और 2 गुणा 5 है, 10 की सामूहिक पावर 6 लगा सकता हूं। 4 का भाग 19 में दूं, 4 चौके 16 बच गया 3, 4 7 28 और 4 पंजो 20, 4.75 बट्टा 10 की घात 6, इसका मतलब कितने जीरो आएंगे 6 जीरो, 6 अंक बाद में पॉइंट आएगा, 5 7 2 अंक तो पहले से थे, 1 2
3 4 5 6 अंकों बाद में पॉइंट आएगा, तो 6 अंकों बाद में पॉइंट है, 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, राइट आंसर कौन सा होगा? ए ही होगा। ठीक है, और कहीं तो नहीं है? 2 और 2 4 2 6 और एक 7 नहीं होगा, 2 और 2 4 2 6 नहीं होगा, 2 2 4 2 6 नहीं होगा, 8 होने चाहिए टोटल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये देखो कोष्टक के अंदर और बाहर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो -2 की पावर -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, काय का पटक रहे, इसको 4 बार गुणा कर लो, तो ये -2 की पावर है, -1 4 बार गुणा होगा तो 1 आएगा, इसका उत्तर ही -2 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा? ए। तो इसमें तो आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे, तो ये 4 बार कोष्टक के अंदर और बाहर गाते हैं तो गुणा हो जाएगी। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये हमने L1 के क्वेश्चनों, L2 के क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन एजुकेशन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें जो पेपर आज हुए थे उसके हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, फिजिक्स वाले की। पहला देखो 116 नंबर से स्टार्ट है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? समतल दर्पण होता है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? देखो, आवर्धित, बड़ा थोड़ा बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा नहीं, पार्श्विक उल्टा, धुंधला उल्टा और हराश्रित। देखो, न तो छोटा बनता है न बराबर, उतना ही बनता है जितना हमारी हाइट होती है। पार्श्विक उल्टा मतलब कि, पार्श्विक उल्टा मतलब बायां भाग दायां दिखेगा, दायां भाग बायां दिखेगा, तो आपका यही है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है। धुंधला और उल्टा, धुंधला नहीं बनता, स्पष्ट बनता है, उल्टा जरूर बनता है। कैसा उल्टा बनता है? पार्श्विक होता है, बायां भाग दायां, दायां भाग बायां दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री घुमा देने पर क्या होता है कि परावर्तित किरण का मान कितना डिग्री घूम जाएगा? एक हमारा जो क्या दे रखा है, समतल दर्पण दे रखा है, उस पर क्या आपतित हो रही है? प्रकाश की किरण, और फिर परावर्तित हो गई, तो क्या होता है? अगर उसको कितना घुमा रहे हैं समतल दर्पण को, अब 2 डिग्री, ये वो कितने ही घुमाएं, थीटा घुमाने पर क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण कितने डिग्री घूम जाती है? 2 थीटा। अगर क्या करना है, अगर आप दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर क्या हो जाता है? ये परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाता है। 2 थीटा का मतलब 2 का 4 डिग्री, दुगुना, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक समतल दर्पण परस्पर क्या रखे हुए हैं? लंबवत रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? देखिए, एक ऐसा है, एक ऐसा है, लंबवत रखे हुए हैं, तो इनके मध्य रखी जाने वाली वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या एन कैसे लिखते हो आप? 360 बटे थीटा, कितना जाएगा? 360 बटे 90 बराबर 4। आगे आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर एन का मान सम है, एन का मान विषम है, एन का मान सम होगा, एन सम है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? n-1, तो कितनी हो जाएगी? 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगी। अगर n का मान वैसे ही विषम आ रहा है तो वो उतने ही बनते हैं, तो क्या है? 3 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, देखो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, आराम से देखो, अवतल दर्पण है, इसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी होगा बड़े आकार का। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक। क्या बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। अब देखो कहां पर रखा है? उसके वक्रता केंद्र पर रखा है, तो प्रतिबिंब, अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी क्या करेगा? वास्तविक बनता है, और वस्तु के आकार का बनता है। जितने आकार की वस्तु है वो उतने समान आकार का बनता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, परिदर्शी
जिसे पेरिस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाई आपने पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा है, तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप का सिद्धांत अपवर्तन, अपवर्तन थोड़ा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार क्या पूछे, दो जो समतल दर्पण काम में लेते हैं पेरिस्कोप में, वो कितने डिग्री पर होते हैं? वो होते हैं 45 डिग्री पर है। कितने पर होते हैं? 45 डिग्री पर रखे होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 45 थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। तो अपवर्तन नहीं होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, विवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है? परावर्तन होता है। पेरिस्कोप में काम क्या, युद्ध बंकरों में काम में लेते हैं कि जो वस्तु हम पहाड़ के पीछे हमें कुछ दिखाई नहीं देती है ना, तो हम क्या पेरिस्कोप में काम में ले लेते हैं वो, कि हमें वो चीजें दिखाई देती है। 45 डिग्री पर दोनों जो आपके समतल दर्पण है वो रखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंगों का वेग क्या है? वेग सर्वाधिक होता है। देखो प्रकाश तरंगे सर्वाधिक वेग अगर माध्यम में होगा तो माध्यम की जो अपवर्तनांक है उससे वो प्रभावित हो जाती है। तो क्या हो जाता है? कांच, इसका भी क्या माध्यम होता है? वायु का भी माध्यम होता है, और अपवर्तनांक होता है, माध्यम होता है। तो और उसका क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, कितना है, वो उस पर डिपेंड करता है, कम या ज्यादा हो सकता है। क्या है? सर्वाधिक पूछा है, निर्वात होता है, निर्वात में सर्वाधिक होता है, निर्वात में सर्वाधिक होता है। पानी का भी क्या अपवर्तनांक होता है, आपने 4/3 पढ़ा होगा, वायु का भी पढ़ा होगा, कांच का भी पढ़ा होगा। तो क्या है? निर्वात, जिसमें प्रकाश तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है। नहीं तो क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक इसको प्रभावित करता है, उससे कम हो जाता है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? क्या पूछा आपने? आपसे पूछा है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसे आर कहते हैं। और क्या पूछा है? फोकस दूरी एफ दे रखा है, जिसे आप क्या पढ़ते हो? फोकस दूरी। इनमें संबंध होता है क्या? इसमें संबंध होता है क्या? आपने पढ़ा होगा एफ बराबर r/2, यही पढ़ा होगा। आपको क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, 20 सेमी दे रखा है, 20 सेमी आपको एफ दे रखा है। तो क्या है? r बराबर क्या आ जाएगा? 2f आ जाएगा। 2 गुणा 20 बराबर 40 सेमी। कितना आ जाएगा? 40 सेमी। अब देखो ऑप्शन, ऑप्शन ए में है 10 सेमी, ऑप्शन बी में है -10 सेमी, ऑप्शन सी में है -40 सेमी, और डी में है 40 सेमी। अब देखो, आप बताओ अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होगी प्लस में होगी? ऑब्वियसली है प्लस में होने वाली है। क्या होने वाली है? कौन सा है? उत्तल दर्पण है, सॉरी उत्तल दर्पण है, प्लस में होने वाली है। अगर अवतल की बात करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला, एक समतल दर्पण से 2 मीटर दूरी पर खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? एक व्यक्ति खड़ा है। कौन खड़ा है? एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? भाई आपका ये समतल दर्पण है और आप यहां पे खड़े हो, इनके बीच की दूरी क्या है? इनके बीच की दूरी दे रखी है 2 मीटर। कितनी दे रखी है? 2 मीटर। अब कह रहा है कि उसके प्रतिबिंब और व्यक्ति, देखो प्रतिबिंब क्या बनेगा? पीछे की तरफ हमें दिखाई देगा। समतल दर्पण पर से आप सामने खड़े होकर देख लेना चाहिए कि आप जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब भी क्या हो जाएगा? उतनी ही दूरी पर पीछे की तरफ बनता है, उतनी दूरी पर पीछे की तरफ बनता है, मतलब इधर बनेगा। इसकी इमेज इस टाइप की, बायां भाग दायां दायां, पार्श्विक उल्टा हो जाता है, और वो भी कितना हो जाएगा? 2 मीटर। अब आपसे पूछा क्या गया? व्यक्ति और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ये व्यक्ति था और ये यहां पे प्रतिबिंब है। कौन कितनी है? 4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। बहुत ही सिंपल, अच्छा प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, 4 मीटर। अगला देखिए, एक प्रकाश तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? ऑप्टिकल बेंच बोलते हैं। प्रकाश तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपवर्तन पर नहीं है, दूरवर्ण भी नहीं है, विवर्तन भी नहीं है, क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इस पर डिपेंड करती है ये। अगला देखिए, अगला, एक व्यक्ति
एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड। और यही बात अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, व्यक्ति यहां पर है, व्यक्ति यहां पर है। अब कह रहा है कि वो स्थिर, ये क्या है, स्थिर दर्पण स्थिर है भाई, आपका समतल दर्पण स्थिर है और इधर ये चल रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड की क्या वो दर्पण की तरफ चल रहा है। और तो क्या पूछा, उसके प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष क्या होगा। ये आपका दर्पण है, स्थिर है, फिक्स है, इधर इसकी कितनी दूरी पर है, वो इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है। कह रहे कि इसके सापेक्ष इसका वेग क्या होगा, जो इसका होगा वो इसका होगा, देख लेना 5 में, क्योंकि क्या है आपका क्या है, ये स्थिर है। अगर ये गतिमान होता तो अलग हो जाता, आपके लिए स्थिर ही काफी है, ज्यादा की बात गहराई में नहीं जाएंगे। तो क्या है, उस व्यक्ति का, उस प्रतिबिंब का उस दर्पण के सापेक्ष वेग क्या होने वाला है, वो होने वाला है जितना व्यक्ति का है उतना ही उसका प्रतिबिंब का होगा। क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला देखिए, वाहनों की हेडलाइटों में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। जो भी गाड़ियां हैं उनकी हेडलाइट, इनके मध्य कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अंदर की तरफ जो पॉलिश की हुई है, बाहर की तरफ पॉलिश नहीं होती है, और जिनमें अंदर की तरफ पॉलिश की होती है वो कौन से दर्पण होते हैं आपको पता होना चाहिए। वो कौन से दर्पण होता है आपको पता होना चाहिए। ये तो बहुत ही इजी सा है। कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, अवतल। कौन सा होना चाहिए, अवतल दर्पण होना चाहिए। अवतल दर्पण ही इसका राइट आंसर है। अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है तो ये आपका अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, पूछा है। विद्युत तरंगे, नहीं विद्युत नहीं होती हैं, चुंबकीय, दोनों की प्रकृति होती है, विद्युत और चुंबकीय। विद्युत वैसे होती है कि हाँ विद्युत तरंगे होती हैं, चुंबकीय भी होती हैं। तो बेटर आंसर कौन सा है भाई, आप कहोगे ये भी सही है, ये भी सही है, तो दो ऑप्शन थोड़ी हो सकते हैं। बेटर आंसर कौन सा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत की प्रकृति रखती है और चुंबक की भी प्रकृति रखती है, तो क्या है, प्रकाश तरंगे रखती हैं। तो प्रकाश तरंग कैसी हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया, ये आपके लिए वो बायोलॉजी के हैं, तो बायोलॉजी वाले सर आपको इनके सॉल्यूशन करवानेंगे। ओके, धन्यवाद सभी को। नमस्कार दोस्तों, आज अपन ग्रेड 3 का जो 12वां टास्क आधारित टेस्ट था उसके जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको समाधान प्रोवाइड करवाता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बैक्टीरियल जीवाणु जनित रोग हैं। तो आपको पता है मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, यहीं पे कैंसिल हो गया। कोलेरा जीवाणु से होता है, कोलेरिया मतलब हैजा। टाइफाइड जीवाणु से होता है, मम्स ये वायरस से होता है, कैंसिल। डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, लेप्रोसी कुष्ठरोग को कहते हैं, जीवाणु से होता है। प्लेग जीवाणु से होता है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। डी ऑप्शन टिटेनस जीवाणु से होता है, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, मीजल जो है वो वायरस से होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। इसकी मैंने आपको एक ट्रिक भी लिखाई थी। कोवैक्सीन, आपको पता है कोरोना की वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई थी। कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी एक अमेरिकन कंपनी के सहयोग से। जन्म के समय शिशु में कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित होती है जो संक्रमण को प्रदर्शित करती है। तो जन्म के समय शिशु के अंदर जो IgM एंटीबॉडी है वो उपस्थित होती है। जन्म के समय शिशु के अंदर IgM जो एंटीबॉडी है वो संक्रमण को दर्शाती है। IgM एंटीबॉडी उपस्थित है तो इसका मतलब बच्चे में इन्फेक्शन है, संक्रमण है। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। तो आपको पता है ये टिटेनस का जीवाणु है जिसमें इसको लॉकजो, जो टिटेनस होता है उसको लॉकजो और धनुष टंकार भी कहते हैं क्योंकि जबड़ा लॉक हो जाता है और आकृति धनुष जैसी हो जाती है। ये जो टिटेनस का जीवाणु है ये मिट्टी में और जंग लगी वस्तुओं पर पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जंग लगी वस्तुओं पर पाया जाता है। इसका जो टीका होता है वो DPT है। आजकल इसका नया टीका आ गया है HIDPT। हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। सूची को सुमेलित करना है तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टाइफाइड की जो जांच होती है वो होती है मॉन्टेक्स परीक्षण या
ट्यूबरकुलिन टेस्ट। तो आपको पता ही है डिप्थीरिया हेजा, तो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। और टीबी को आप जानते हैं कि टीबी जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। टीबी की जो टेस्ट होती है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स परीक्षण होता है, और इसके अलावा जो एक होता है स्पिटम टेस्ट, यानी जो बलगम होता है उसका टेस्ट होता है। मियादी बुखार कहते हैं टाइफाइड को, टाइफाइड की जांच होती है विड्डॉल परीक्षण। मियादी बुखार, आंत्रजवर, आंत्रशोथ, ठीक है। हेजा की जो जांच होती है वो है मल परीक्षण, क्योंकि हेजे का जो वायरस होता है वो मल मूत्र में पाया जाता है। और डिप्थीरिया की होती है सिक टेस्ट, डिप्थीरिया को गल घोंटू रोग भी कहते हैं। तो देखिए ये हो गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह बाह्य पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करे, तो जो भी सक्रिय करे वो एंटीजन कहलाता है, जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करे वो एंटीजन कहलाता है। एमएमआर, मीजल्स, मम्स और रूबेला, मीजल्स, मम्स और रूबेला, तो ये किस किस के बचाव में सहायक है? गलसुआ को कहते हैं मम्स, तो बिल्कुल ही इसमें सहायक है। जर्मन खसरा, रूबेला को कहते हैं खसरा, मम्स को कहते हैं, तो ये तीनों में सहायक है, मीजल्स, मम्स और रूबेला, यानी उपयुक्त सभी। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? हेजा जो है वो बैक्टीरिया से होता है, पोलियो जो है वो वायरस से होता है, त्वचा का प्रदाह है, तो त्वचा का प्रदाह जो होता है वो फंगल डिजीज है। असुमेलित कीजिए, टाइफाइड दूषित एवं भोजन जल से और भोजन से फैलता है, बिल्कुल, क्योंकि जो मुस्का डोमेस्टिका यानी घरेलू मक्खी होती है वो जल और भोजन को दूषित कर देती है। सिफिलिस से, सिफिलिस जो होता है वो एडिज इजिप्टाई मच्छर से फैलता है, नहीं, एडिज सिफिलिस जो है वो एसटीडी रोग है, यौन संपर्क से फैलता है, तो ये जो है असुमेलित है। कुष्ठ संक्रमण जो है संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है, बिल्कुल। और काली मौत प्लेग जो है वो काले रंग के चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सों से फैलती है। कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? स्कर्वी विटामिन ए की कमी से होता है, ये संक्रामक रोग ही नहीं है, तो यौन संचारी भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल वायरस से होता है? तो छोटी माता वायरस से होती है, एंथ्रेक्स, टाइफाइड ये बैक्टीरिया से होते हैं, तो ये गलत हो गया। प्लेग बैक्टीरिया से होता है, तो ये गलत हो गया। बोटुलिज्म में होता है बैक्टीरिया से, तो ये भी गलत हो गया। हर्पीज, खसरा, रेबीज, एड्स, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। रेबीज, खसरा, मीजल्स, हाँ सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से समूलित करनी है। टिटेनस रोग, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण से होता है। तपेदिक यानी टीबी, टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड, टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से। और डिप्थीरिया होता है कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो राइट आंसर हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। दांतों का क्षय प्रारंभ होने लगता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लग जाए, तो उसे दांत गलने लगते हैं। निम्न में से किसकी पीएच 7 से ज्यादा है? 7 से ज्यादा पीएच होती है क्षार की, तो इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, ये सारे अम्लीय पदार्थ हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, इसकी पीएच मान 7 से ज्यादा होती है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। इसी का उपयोग करते हैं एंटासिड के रूप में, एसिडिटी के उपचार में, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया जाता है और इसे स्थिर छोड़ दिया जाता है। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया जाता है और इसे स्थिर छोड़ दिया जाता है। स्वच्छ अल्प अधिपल्वी पीएच विलयन जो है वो पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। कौन सा पदार्थ जो है वो पीएच पत्र के रंग को हरा नीला करेगा? तो हरा नीला करेगा क्षार, और क्षार को अपन कहेंगे प्रति अम्ल, तो ये जो डी ऑप्शन है वो सही है। ये तीनों के तीनों अम्लीय पदार्थ होते हैं। साधारण लवण जो है वो उदासीन है, और ये जो दोनों है वो अम्लीय होते हैं। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, और नींबू के अंदर होगा कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठरस की पीएच मान कितनी होती है? तो आपको पता है जठरस में HCl होता है, और जठरस में HCl होने के कारण उसकी पीएच मान जो होती है वो 1.5 के समथिंग होती है, यानी 7 से कम होती है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। एक अम्ल और एक क्षार के जलीय विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। गलत बात है। अम्लों की जो पीएच, अम्ल की प्रबलता ज्यादा तब होगी जब पीएच कम होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है।
दूसरा है पीएच जितनी ज्यादा होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा, ये सही हो सकता है। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा, ये भी गलत है। पीएच जितनी कम होगी क्षार उतना ही दुर्बल होगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें सेकंड और फोर यानी डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी, ए ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। कौन से विलेन का पीएच न्यूनतम, न्यूनतम मतलब जो जितना ज्यादा प्रबल अम्लीय होगा उसका पीएच मान उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही कम होगा। तो डिटर्जेंट उदासीन होते हैं, रक्त जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है। शुद्ध जल जो है वो उदासीन होता है, नींबू का रस जो है वो अम्लीय होता है। तो अम्लों का पीएच मान कम होता है, ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है पीएच जिस स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का मतलब है लैटिन भाषा में प्रोटीन, जिसका हिंदी में मतलब होता है पोटेंशियल, ठीक, सॉरी इंग्लिश में मतलब होता है पोटेंशियम, और ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ताकत, शक्ति। 3 विलियम है एक्स वाई जेड, जेड इनके पीएच हैं 2, 11 और 7, 2, 11 और 7। तो आपको पता है कि इनकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में इनको व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है पीएच जितनी कम होगी हाइड्रोजन सांद्रता उतनी ही कम होगी। तो सबसे कम किसकी है, एक्स की, उससे कम वाई की, सॉरी जेड की, और सबसे कम वाई की। तो एक्स जेड वाई, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो नीले को लाल करते हैं कौन, अम्ल, ठीक है। तो अम्ल है, अम्ल होने का मतलब पीएच मान कितना है, 6 है, 7 से कम है। अगला जो प्रश्न है, एक रोगजनक जीव जो अतिसार यानी जो पेट खराब हो जाता है उसका कारण बनता है, वे संचारित होते हैं। तो अतिसार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो संचारित होते हैं मल मौखिक मार्ग से। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। ये आज के आपके प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।